नमस्कार, गार्गी क्लासेज में स्वागत है आपका। यूजीसी नेट के सिलेबस में आगे बढ़ते हुए अपन आज टॉपिक लेते हैं बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद नाम से आपको पता चल रहा है, एक होती है संस्कृति और एक है बहुसंस्कृति, यानी बहुत सारी संस्कृतियां हो जाती हैं, वो है बहुसंस्कृतिवाद। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में या अपने देश भारत के संदर्भ में ये शब्द कोई नया नहीं है, बस अपन ने नाम नहीं लिया था बहुसंस्कृतिवाद का। बाकी समान वही चीज़ है जो थ्योरी अपन भारतीय संदर्भ में देखते हैं कि विविधता, भारत में विविधता है, अनेकता में एकता है, या जो भीमसेन जोशी ने वो एक गीत गाया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, उसका मतलब यही था तो बने सुर हमारा, कि अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग रहन सहन, वेशभूषा, खान पान हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति में विविधता होते हुए भी एकता का पुट देखने को मिलता है। वही बहुसंस्कृतिवाद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ये बहुसंस्कृतिवाद एक तो पश्चिमी देशों के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और शब्द का प्रयोग ही नहीं बल्कि जो व्याख्या दी गई है वो भी पश्चिमी देशों के संदर्भ में ही दी गई है। टर्मिनोलॉजी कैसी आई उसके बारे में देखेंगे, क्या अवधारणा है, उदय का कारण क्या था, इसके प्रमुख विचारक कौन कौन हैं और आलोचनाएं। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ब्रीफली मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, बाद में अपन नोट्स पे चलते हैं। बहुसंस्कृतिवाद का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि 1971 में कनाडा ने अपने वहाँ पर एक अल्पसंख्यक समुदाय था, फ्रांस और जर्मनी के कुछ लोग थे, उनको वहाँ पर कुछ राइट्स दे दिए थे। जैसे अपने अनुच्छेद 29 और 30 है संविधान में कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, और अपने समाज संस्कृति के उत्थान के लिए आर्टिकल 30 के तहत वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ प्रोविज़न वहाँ पर 1971 में कनाडा में किया गया। यानी एक संस्कृति जो दूसरे देश की संस्कृति थी, एक अलग संस्कृति थी, उसे यहाँ अधिकार देने का कोई ज़्यादा राइट्स थे नहीं, लेकिन फिर भी इनको अधिकार दिया गया। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा अधिकार दे दिया। कुछ समय बाद में यूएस और ब्रिटेन, या यूँ कहो कि यूरोपीय कंट्रीज़ में भी, यूरोप में भी ऐसे अधिकार दिए गए। यहाँ से तो आती है बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा। अब बहुसंस्कृतिवाद का उदय का क्या कारण था? तो देखो, बहुसंस्कृतिवाद के उदय का मुख्य कारण ये था कि एक तो जो 1971 में जो राइट्स दिए गए कनाडा के, तो कनाडा में एक स्टेट है क्यूबेक। क्यूबेक के लोगों को लगने लगा कि अगर यहाँ पर हमारे 100 नागरिकों की जगह पर 2 लोगों को भी नौकरी दे दी गई है, यानी 100 नागरिक कनाडा के और 2 लोग ये होंगे जिनको ये एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए थे, तो हमारे तो 2 लोगों की नौकरी गई ना। इसलिए इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। यानी जो अच्छाई के लिए कार्य किया गया था, एक दूसरी जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो संख्या में कम थे, दूसरे देश से आए थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस रखे गए थे, तो उन लोगों जो अच्छा काम किया गया था उसकी नेगेटिविटी हो गई, यहाँ पर ये नकारात्मकता फैल गई। दूसरा काम क्या हुआ, यहाँ पर 1990 में आते आते सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यहाँ पर एक स्टेट है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में 5 ऐसे समुदाय थे जिन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी, जिन्होंने अपने देश में अलग राज्य की मांग कर दी कि हमें अलग राज्य दिया जाए। किस आधार पर? हमारी भाषा के आधार पर, या हमारी जातीयता के आधार पर, हमारी नस्ल के आधार पर, एक अलग संस्कृति के आधार पर हमें यूगोस्लाविया में शामिल नहीं होना है, हमें एक अलग राज्य की मान्यता दे दी जाए। ऐसी मांग होने लगी यहाँ पर। तो पूरे पूर्वी यूरोप में जैसे ये विघटन होता है सोवियत संघ का, पूर्वी यूरोप में ये मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है कि संस्कृति के आधार पर अलग किए जाने की मांग की जाने लगती है, जिससे वहाँ के प्रवासियों में और शरणार्थियों में आपस में तनाव हो जाता है।
तो बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत आएगा। फिर पश्चिमी देशों में इस समय क्या होता है, जैसे कनाडा में मैंने आपको बताया क्यूबेक के बारे में, ऐसे ही बेल्जियम में एक है फ्लैंडर्स, बेल्जियम में है फ्लैंडर्स, और स्पेन में है कैटलोनिया। कैटलोनिया के बारे में आपने सुना होगा, पिछले साल भी बहुत चर्चा में रहा था। यहाँ बहुत अलग होने के लिए कैटलोनिया स्पेन से अलग होना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी भी आंदोलन हो रहा है वहाँ पर। फ्लैंडर्स बेल्जियम से अलग होना चाहता है और ब्रिटेन से अलग होना चाहता है स्कॉटलैंड। और इन सब का आधार एक ही है। क्या आधार है? कि हमें संस्कृति के आधार पर मान्यता दी जाए, हमारी नस्लीयता के आधार पर मान्यता दी जाए, ऐसी मांग इन लोगों के द्वारा की जाती है। तो अब मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से इन लोगों को शांत किया जाए। पूरे पश्चिमी देशों के अंदर अशांति थी, पूरे यूरोप में, पूर्वी यूरोप में अशांति थी, तो किस आधार पर कैसे एक किया जाए। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए जो सिद्धांत है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, इस संस्कृति को या इन समुदायों को बचाने के लिए जो सिद्धांत आया कि किस तरीके से प्रवासी और शरणार्थियों में सामंजस्य बैठाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अपने देश के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और फिर वहीं के निवासी होकर के रह जाते हैं। तो उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। मिलें तो किस आधार पर मिलें, कैसे अधिकार मिलें। तो इनके लिए जो सिद्धांत है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से इनको अधिकार मिलना चाहिए, कैसे संस्कृतियों में आपसी मेलजोल रहना चाहिए, यही सिद्धांत क्या है? बहुसंस्कृतिवाद है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इसका उदय हुआ। प्रमुख विचारकों में इसमें अपन पढ़ेंगे भिखु पारिक और विल किमलिका। ये तो महत्वपूर्ण बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी छोटे छोटे विचारकों के नाम हैं, जैसे आयरिस एम यंग। नाम याद रखिएगा, ये कल पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, किस बारे में उन्होंने अपनी राय दी है। आयरिस एम यंग एक ये नाम है। साइमन कैनी एक और अलग नाम है, साइमन कैनी। ये कुछ विचारक हैं जो बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित हैं। फिर अपन इसमें देखेंगे कि नारीवादी विचारक हैं, वो भी अपना पक्ष रखते हैं। उसको अपन यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। नारीवादी जो विचारक हैं ये कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद में क्या है कि बहुत सारी जब संस्कृतियाँ हो जाती हैं तो उसमें फिर संस्कृतियाँ महिलाओं की अवहेलना करती है, ये नारियों के विरुद्ध में होता है ये। तो ये बहुसंस्कृतिवाद का कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक ही संस्कृति होनी चाहिए। तो एक तो बहुसंस्कृतिवाद आती है और आती है एकल संस्कृतिवाद। इसका अपोजिट हो जाएगा एकल संस्कृतिवाद। तो 3 प्रकार की संस्कृति होती है, एकल संस्कृतिवाद, और एक आएगा जिसको बोलते हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसका मेल्ट पॉट कल्चर। ठीक है, पॉट का मतलब पात्र होता है, बर्तन होता है। मेल्ट जिसको मिश्रण बोल सकते हैं अपन, यानी बहुसंस्कृतिवाद और एकल संस्कृतिवाद का जो मिश्रण होता है उसको कहा जाता है मेल्ट पॉट कल्चर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमेरिका में एक अलग ही कल्चर डेवलप हो गया है। न वहाँ का कल्चर रहा, न दूसरे देश से आता है उसका कल्चर। वो एक अलग कल्चर है जो अपने आप में ही, जैसे अपन बोल सकते हैं, वो वैसे यूरोपीय कंट्रीज से आया हुआ कल्चर है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी उसको अपना लिया और भारतीय लोगों ने भी उसको अपना लिया। तो वो एग्जाम्पल है मेल्ट पॉट कल्चर का। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो ही मैं आगे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यही नोट्स में बनाई हुई है, लेकिन एक सिनेरियो मैंने आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया कि बहुसंस्कृतिवाद है क्या। तो देखिए, एक नाम दे दिया बहुसंस्कृतिवाद। बाकी जो भारत में अपन देख रहे हैं, और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा बातें की गई है कि जो बाहर से जो लोग आए, दूसरी संस्कृति के लोग आए हैं, जो संख्या में कम होते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजंस है। तो भारत ने तो पहले से ये सब दे रखा था। जब देश आज़ाद हुआ था तब से अपन ने अलग प्रोविज़न दे रखे हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 में अल्पसंख्यकों के ही अधिकार हैं। आइए, बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो किसी समाज के अंतर्गत समस्त संस्कृतियों की बराबरी की उपस्थिति और उनके जीवन के बारे में दर्शन है। संस्कृतियों की बराबरी यानी समानता की बात करता है कि सब समान है, लेकिन समानता का भाव कब आएगा कि कोई भी संस्कृति पूर्ण रूप से यानी पूर्ण नहीं है, वो
ठीक है। हर संस्कृति में कोई ना कोई कमी रहती है, तो जब सभी संस्कृतियां आपस में अपनी कमियों को देखेंगी और दूसरे की अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लेंगी तो बहुसंस्कृतिवाद का उदय होता है। बहुसंस्कृतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा में 1971 में वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या किया, मैंने आपको बताया कि कनाडा में जो जर्मन लोग थे उनको अलग से कुछ प्रोविजंस दे दिए गए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 1978 में सार्वजनिक नीति को अपनाया। बाद में अमेरिका और यूरोप में भी बहुसंस्कृतिवाद को फैलाया गया। बहुसंस्कृतिवाद की कुछ मान्यताएं बोल सकते हो आप, विशेषताएं भी बोल सकते हो, इनको एक आधार भी बोल सकते हो कि वास्तव में बहुसंस्कृतिवाद है क्या। तो संस्कृति के समानता में विश्वास ने सांस्कृतिक सापेक्षता में, यानी संस्कृति की समानता में विश्वास करते हैं। ये बहुसंस्कृतिवाद संस्कृति की समानता में विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा इस वर्ड को। क्वेश्चन इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो इस वर्ड को वो पकड़ेगा जरूर, देख लेना आप चाहे, कि संस्कृति की समानता में विश्वास करता है। संस्कृति की समानता कैसे, कि सब संस्कृतियां समान हैं, न कि सांस्कृतिक सापेक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न कि सांस्कृतिक सापेक्षता में, कि दो संस्कृतियां, एक नॉर्थ इंडिया की संस्कृति, एक साउथ इंडिया की संस्कृति। हालांकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेने लायक है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा, देश के संदर्भ में ही समझिएगा। एक उत्तरी भारत की संस्कृति, एक दक्षिणी भारत की संस्कृति, तो ये समान माने इनको। और भारत ने इन संस्कृतियों में समानता है, इसके लिए आपने देखा होगा कि एक योजना शुरू की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत कि जो सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर उत्तरी भारत के लोग दक्षिणी भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत के लोग उत्तरी भारत में आएंगे। उससे उनमें सांस्कृतिक सौहार्द्रता बढ़ेगी और ये बहुत बढ़िया होती है किसी भी राष्ट्र को एक करने के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो सांस्कृतिक सापेक्षता नहीं होनी चाहिए कि उत्तरी भारत की दक्षिणी भारत की, वो एक ही भाव आना चाहिए कि सब समान है। हमारी संस्कृति में भी कुछ कमियां हैं तो सामने वाले की जो संस्कृति है उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। किसी भी समाज में बहुत संस्कृति का होना बहुसंस्कृतिवाद नहीं है, कि बहुत सारी संस्कृति हो गई इसका मतलब बहुसंस्कृतिवाद नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, ये एक सिद्धांत है जो क्या चाहता है कि सारी संस्कृतियां समान हों। कैसे समान किया जाए इसका कंसेप्ट देता है। देखिए सिद्धांत क्या होता है, जो पहले तो समस्या को उठाता है कि ये समस्या है और फिर उसका समाधान बताता है, वो होता है सिद्धांत। अगर समाधान नहीं बताए तो वो सिद्धांत नहीं होता है, वो समाधान ज़रूर बताएगा। तो किसी भी समाज में बहुत सारी संस्कृतियाँ, वो उसे बहुसंस्कृतिवाद मत कहिएगा। बहुसंस्कृतिवाद किसे कहिएगा, कि जो एक ऐसा सिद्धांत है बहुसंस्कृतिवाद जो सभी संस्कृतियों में समानता चाहता है। बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार जब समानता की बात की जाती है तो स्वतः ही असमानता स्थापित हो जाती है। समझना इस बात को भी। बहुसंस्कृतिवाद ये कहते हैं कि आपने संविधान बनाया या किसी भी तरीके से ये कह दिया कि सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। तो जब सभी नागरिक समान हो गया तो जो अल्पसंख्यक है, जिसको हित नहीं मिल रहा था, जिसका हित नहीं हो रहा था, वो तो असमान हो गया ना खुद ही। मैं किसी दूसरे देश में, मान लीजिए कनाडा में रह रहा हूँ 15 साल से, वहाँ पर एक नियम है कि सभी नागरिक समान है साहब, लेकिन मेरी वहाँ पे एक सिख है जो पगड़ी लगाता है, वो हेलमेट नहीं लगा सकता है क्योंकि पगड़ी उसकी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। अब वहाँ पे एक कानून बना दिया कि सभी लोग समान हैं, कनाडा के सभी लोग के साथ में समानता का बर्ताव किया जाएगा। अब ये व्यक्ति जो दूसरे देश से आया है और वहाँ पे कानून है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन ये व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा सकता है क्योंकि ये इसका धर्म इसकी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है और इसका जो धर्म है, इसकी जो अंतरात्मा है, वो इस बात की गवाही नहीं देती है कि वो पगड़ी न लगाए, और जब पगड़ी लगाता है तो हेलमेट नहीं लगा सकता है। तो असमानता स्थापित हो गई ना। आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। बहुत अच्छी लाइन है ये भी, कि बहुसंस्कृतिवाद ये मानते हैं कि जब समानता की बात आप कर रहे हो तो स्वतः ही असमानता स्थापित हो गई, और इसी आधार पर बहुसंस्कृतिवाद के कुछ विचारक उदारवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं, क्योंकि उदारवादी स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता किस आधार पर, समान आधार पर, तभी ये कहते हैं कि असमानता स्थापित हो गई इससे। तो समाज बहुसंस्कृतिवाद कब होगा? समाज बहुसंस्कृतिवाद तब होगा, ये अपन पढ़ रहे हैं, बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं मान लीजिए।
आधार मान लीजिए या बहुसंस्कृतिवाद की मान्यताएं मान लीजिए। तो बहुसंस्कृतिवाद तब स्थापित होगा जब सांस्कृतिक समानता स्थापित होगी, जब न तो किसी संस्कृति विशेष को महत्व देंगे और न ही किसी संस्कृति की उपेक्षा करेंगे, यानी सभी संस्कृति क्या हैं, समान है। न तो कोई संस्कृति बहुत ही बढ़िया है, न ही कोई संस्कृति बहुत ही घटिया है, यानी उपेक्षा भी नहीं करेंगे तो ज़्यादा महत्व भी नहीं देंगे। राज्य बिना उचित कारण के किसी भी संस्कृति को प्रतिबंधित नहीं करेगा। राज्य बिना उचित कारण के किसी भी संस्कृति को प्रतिबंधित नहीं करेगा। बहुसंख्या के सांस्कृतिक समूह अल्पसंख्यक समूह पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा, यानी जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यक उन पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा। समाज में व्यक्ति की पहचान दो रूपों में होती है, एक नागरिक के रूप में और दूसरा समुदाय के रूप में। नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और समुदाय सदस्य के रूप में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। समझना, समाज में अपनी पहचान दो रूपों में, एक तो अपन समुदाय के सदस्य हैं, किसी भी समुदाय के, मान लीजिए परिवार का समुदाय है, समाज का समुदाय है, मेरी जाति का समुदाय है, मेरा धर्म का समुदाय है, तो एक तो उसके रूप में मुझे मान्यता प्राप्त है, और दूसरी मान्यता होती है नागरिक के रूप में कि हम इस देश के नागरिक हैं। दो प्रकार से हमारी पहचान है। समुदाय सदस्य के रूप में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी इसमें क्या होगा कि नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है समुदाय सदस्य के रूप में। जैसे अपने यहाँ पर भारत में अल्पसंख्यक को दर्जा दिया गया है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इनको अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है, यानी समुदाय के रूप में नागरिकों के साथ भेदभाव किया गया है। समुदाय के रूप में तो किया गया है भेदभाव, और किस रूप में, नागरिकों के साथ में। बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद यानी तो बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत है, वो क्या कहता है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह की सुरक्षा करना ही बहुसंस्कृतिवाद का मूल उद्देश्य है। वर्तमान में ऐसा क्यों है, देखो वास्तव में तो इसकी उत्पत्ति भी अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा के लिए हुई थी, क्योंकि यूरोप में उस समय बहुत ज़्यादा अशांति फैल चुकी थी, और किस तरीके से इन लोगों को शांत किया जाए, जैसे अपन ये टॉपिक उस दौर में पढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में पढ़ रहे हैं जब आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन से यूएस में 25 मई के बाद से ये बहुत तनातनी चल रही है कि एक व्यक्ति जो अश्वेत था उसकी हत्या कर दी, उसका हत्या ही कर दी गई, और वो आंदोलन भड़क चुका है श्वेत अश्वेतों का। तो इससे भी बुरी हालत थी उस समय। तो वर्तमान में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह यानी वर्तमान में बहुसंस्कृतिवाद का मूल उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है उसको बचाया जाए और बहुसंख्यकों के प्रभुत्व से उनकी सुरक्षा की जाए। अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, सांस्कृतिक समूह के एकीकरण का विरोध करते हैं। ये बहुसंस्कृतिवाद है ना। बहुसंस्कृतिवादी सांस्कृतिक समूह के एकीकरण का विरोध करते हैं, विभिन्न बहुत सारे सांस्कृतिक समूह के एकीकरण का विरोध करते हैं। एकीकरण का मतलब कि सभी संस्कृतियों को आप एक करना चाहते हो, एक अपनी अलग ही संस्कृति डेवलप करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। सभी संस्कृतियों को समान रूप से माने। सांस्कृतिक विविधता का समर्थक है ये सांस्कृतिक, ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक विविधता नहीं चाहता है, सांस्कृतिक विविधता चाहता है, इसलिए तो ऊपर वाली लाइन आई है, देखना आप। विभिन्न सांस्कृतिक समूह के एकीकरण का विरोध करते हैं, ये न नहीं है इसमें। विभिन्न सांस्कृतिक समूह का एकीकरण का विरोध करते हैं। एकीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकीकरण हो जाएगा तो विविधता समाप्त हो जाएगी, और विविधता तो इनके मूल में है। विविधता के कारण तो सिद्धांत आया है, विविधता नहीं होती तो सिद्धांत ही नहीं आता है। तो विविधता तो चाहते हैं ये, ठीक है। फिर आता है बहुसंस्कृतिवाद आने का कारण क्या है, साम्यवाद का विघटन, जो मैंने बता दिया है कि साम्यवाद का विघटन हो गया था। जो 15 देश सोवियत संघ में थे वो अपने संस्कृति के आधार पर अलग होने की मांग कर रहे थे। पूर्वी यूरोप की स्थिति समय ये पूर्वी यूरोप में ही था, पूरा जो सोवियत संघ था ये पूर्वी यूरोप में था। पूर्वी यूरोप की स्थिति भी डामाडोल होती जा रही थी। जातीय राष्ट्रवाद और लोकतंत्र हावी हो रहा था। जातीय राष्ट्रवाद और लोकतंत्र यानी लोकतंत्र एक तरीके से
यानी साम्यवाद से निकल करके लोकतंत्र की तरफ जा रहे थे, लेकिन जातीय राष्ट्रवाद इन पर हावी था। जातीय राष्ट्रवाद से तात्पर्य किसी जाति से नहीं है, बल्कि वे अपनी नस्ल, जो अपना समुदाय था, उसके आधार पर राष्ट्रवाद की मांग कर रहे थे। प्रवासियों और शरणार्थियों में मूल निवासियों का संघर्ष था। प्रवासी जो वहाँ पर और शरणार्थियों में मूल निवासियों के साथ में संघर्ष हो रहा था। जो वहाँ पहले से बसे हुए थे वो इनको आने नहीं देना चाह रहे थे। जैसे वर्तमान में अपन रोहिंग्याओं की स्थिति देखते हैं, जो बांग्लादेशी शरणार्थी होते हैं वो यहाँ अपने देश में आते हैं। तो शरणार्थी मूल निवासियों का संघर्ष देखने को मिल रहा था। पश्चिमी देशों में अलगाववाद की भावना पनप रही थी। कैसे पनप रही थी? अलग होना चाह रहे थे। कैसे? कनाडा से क्यूबेक, बेल्जियम से फ्लैंडर्स, स्पेन से कैटलोनिया। कैटलोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन। अभी जब ब्रेग्जिट हो रहा था उसी दौर में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा स्तर पर आंदोलन हुआ था कैटलोनिया में। ब्रिटेन से अलग होना चाहता है स्कॉटलैंड, इसके लिए रेफरेंडम भी करवाया गया था वहाँ पर। अब बात करते हैं अपन विचारकों ने क्या मत दिए हैं अपने। सबसे पहले अपन देखते हैं भिखु पारिक के बहुसंस्कृतिवाद पर क्या विचार है। भिखु पारिक की बुक है द फ्यूचर ऑफ मल्टी एथनिक ब्रिटेन। मल्टी एथनिक ब्रिटेन। इस पुस्तक में इन संस्कृतियों के 3 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं 3 लक्षण? इस पुस्तक में इन संस्कृतियों के 3 लक्षण बताए हैं, देखते हैं अपन। प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति से बंधा हुआ होता है। वही बातें जो अपन ने विशेषता में पढ़ी है, तोड़ मड़ोड़ करके उन्हीं को कहा गया है। तो इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति से बंधा हुआ आता है। व्यक्ति की मान्यता, उसकी पहचान आदि सभी व्यक्तियों की संस्कृतियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्ति अपनी संस्कृति की अवहेलना पूर्णतया नहीं कर सकता। यानी संस्कृति हजारों वर्षों से व्यक्ति के अंदर आती है, उसको दूर करना आम बात नहीं होती है। भिखु पारिक का मानना है कि जो हजारों साल से संस्कृति आई है वो व्यक्ति से दूर नहीं की जा सकती एकदम से, तो उनकी अवहेलना पूर्णतया नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति पूर्णतया न तो अच्छी है और ना ही खराब है। यानी एक लाइन में अपन कहें तो कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी संस्कृति पूर्ण नहीं कही जा सकती है। यानी सभी को एक विकास का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जैसे पहले सती प्रथा को, घूंघट प्रथाओं को, इनको अच्छा माना जाता था किसी दौर में, आज नहीं माना जाता है। तो ना तो कोई संस्कृति पूर्ण है और ना ही कोई संस्कृति की उपेक्षा की जा सकती है। तो विकास के पथ पर हमेशा आगे आना चाहिए। प्रत्येक संस्कृति को आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक संस्कृति को अपनी बात रखने का या अपने में सुधार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उस संस्कृति को भी ये समझना चाहिए कि कुछ कमियां हैं अपनी संस्कृति में, कि वो बोल नहीं पाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि घूंघट प्रथा सही नहीं है, बाल विवाह सही नहीं है, लेकिन समाज में, सोसाइटी में उनको करनी पड़ती थी, क्योंकि वो समाज से बंधे हुए थे, वो संस्कृति से बंधे हुए थे। तो आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। उनको इतनी छूट होनी चाहिए आपस में संस्कृति में कि किसने कुछ किया है तो हो सकता है कि ये अच्छा ही कर रहा हो, और जब खुद को पता है कि अच्छा कर रहा है तो इस आधार पर भी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है। पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए और बदलाव के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। किसी भी संस्कृति को सतत बने रहने के लिए उसे बहुलवादी, प्रजातांत्रिक और सुधारात्मक होना चाहिए। बहुलवादी, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी इसमें विकेंद्रीकरण की भावना होनी चाहिए। सबके मतों को रखा जाना चाहिए। बहुलवादी, बहुत सारे सिद्धांतों को मानने वाला। तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक भी कैसा? बहुलवादी, लोकतांत्रिक और सुधारात्मक होना चाहिए। इन तीनों सांस्कृतिक लक्षणों का आपसे सामंजस्य बहुसंस्कृतिवाद है भिखु पारिक के अनुसार। अब भिखु पारिक क्या है, एक थ्योरी देते हैं, कन्वर्सेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इस कन्वर्सेशनल थ्योरी में भिखु पारिक डायलॉग के रूप में बात करते हैं। यानी एक क्वेश्चन रखते हैं और उस क्वेश्चन का फिर समाधान बताते हैं। तो अप्रवासी समस्या समाधान के लिए कि जो बाहर से लोग आ गए हैं
यही हो रहा था सोवियत संघ के टाइम पर। जब विघटन हो गया तो लोग दूसरे देश में इधर उधर जा रहे थे, जैसे म्यांमार से रोहिंग्या आ रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पे आ रहे हैं। तो कन्वर्सेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म में डायलॉग थ्योरी के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान बताते हैं। अप्रवासियों की क्या समस्या बताते हैं अप्रवासियों के लिए? पारिक बताते हैं कि एक संस्कृति के मध्य संवाद होना चाहिए। ये एक संस्कृति, ये दूसरी संस्कृति, इस एक संस्कृति के मध्य दूसरी संस्कृति से संवाद होना चाहिए। इस संस्कृति में भी संवाद होना चाहिए, आपस में संस्कृतियों में भी संवाद होना चाहिए, अलग अलग संस्कृतियों में संवाद होना चाहिए, और स्वयं में जो संस्कृति है उसमें भी संवाद होना चाहिए। इस संवाद के माध्यम से इनको पता चलेगा कि हम में क्या कमियां हैं, दूसरी संस्कृति में क्या अच्छाइयां हैं। जब बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो इस संवाद के माध्यम से दोनों संस्कृतियां कुछ विवादास्पद भाग छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सिद्धांत को सभी अल्पसंख्यकों पर लागू किया जा सकता है। यदि कोई संस्कृति स्वयं को अन्य संस्कृति से पृथक और परिसीमित कर ले तो उसका अन्य संस्कृति से संवाद बंद हो जाएगा। अगर अपने आप को ही सिकोड़ लिया है कि संस्कृति ने वो संवाद करना ही नहीं चाहता है तो संवाद भी बंद हो जाएगा। उसको अब यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि उसको ये लगता है कि मेरी संस्कृति ही सबसे अच्छी है, सामने वाले की जो संस्कृति है वो खराब है, तो उसने अपने आप को परिसीमित कर लिया। इससे क्या होगा? संवाद बंद हो जाएगा। संवाद बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि सामने वाले की संस्कृति है वो कभी अपनी संस्कृति पे हावी हो जाए और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ये मानना है भिखु पारिक का। सांस्कृतिक संवाद के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ सीखने का भाव रखे। पहले मन में ये हो कि मुझे इस संस्कृति के जो अच्छे लक्षण हैं वो मुझे सीखने हैं, क्योंकि कोई भी संस्कृति पूर्ण तो होती नहीं है, और संस्कृति तो एक माध्यम है शिक्षा का। संस्कृति शिक्षा का माध्यम है। आप कुछ सीख रहे हैं दूसरी संस्कृति से, तो यहाँ पे फिर प्रश्न करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पहले प्रश्न करते हैं फिर उसका समाधान देते हैं स्वयं भिखु पारिक। तो भिखु पारिक स्वयं से एक प्रश्न करते हैं कि एक समाज के अंतर्गत यदि विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय के सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान कर दी तो क्या समान नागरिकता प्रदान करने से बहुसांस्कृतिक समाज की स्थापना हो सकती है? क्या? भिखु पारिक के अनुसार नहीं हो सकती है। समान पहले बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत क्या है? जहाँ पे आपने समानता दे दी वहीं पे असमानता स्थापित कर दी। जब सभी नागरिक समान हैं तो कहाँ अल्पसंख्यकों का हित तो हुआ नहीं, वो तो असमान हो गए। फिर तो समान नागरिकता प्रदान करने से क्या बहुसांस्कृतिक समाज की स्थापना हो जाएगी? क्या भिखु पारिक कहते हैं? नहीं। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, कि एक आम का पेड़ है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ये एक आम का पेड़ है। एक व्यक्ति है, उसकी हाइट ज़्यादा है, एक थोड़ा उससे कम हाइट का है, और एक उससे भी कम हाइट का है। ये व्यक्ति आसानी से फल तोड़ लेगा, हो सकता है सारे फल ले जाए। ये थोड़ा ज़्यादा फल तोड़ लेगा कंपैरिजन इसके, इससे कम इससे ज़्यादा। और ये जो सबसे छोटा व्यक्ति है इसको हो सकता है कुछ मिले ही नहीं, और मिले तो इतना माइनर मिले जो न मिलने के बराबर ही है। लेकिन इस व्यक्ति को यदि यहाँ पे चेयर दे दी जाए, इसको थोड़ी ऊंची चेयर दी जाए और इसको एक चेयर दे दी जाए तो ये बराबरी स्थापित हो जाएगी या नहीं? और इस व्यक्ति को देने की ज़रूरत है नहीं। तो एग्जाम्पल दिया जाता है। तो बहुसांस्कृतिक समाज में जो अल्पसंख्यक है उसको एक चेयर दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वह अपना हित कर सके। समाज में प्रत्येक संस्कृति की स्वीकार्यता होनी चाहिए, संस्कृति में बाहरी होने का भाव आना ही नहीं चाहिए। एक और कारण था, ये उदारवाद पूंजीवाद के परिप्रेक्ष्य में भी इसको जोड़ा जा सकता है। पूंजीवाद हमेशा अपना हित सोचता है, वैसे तो हर सिद्धांत अपना हित ही सोचता है। तो प्रत्येक इनने क्या किया कि यदि संस्कृति, अमेरिका में ऐसा क्यों है कि वहाँ पे एकल संस्कृतिवादी, यानी वहाँ की संस्कृति के लोग भी वहाँ की संस्कृति को नहीं अपना पाए, जो अफ्रीकी मूल के लोग थे मूलतः, जो अफ्रीकी अमेरिकी बोलते हैं जिनको, और जो बाहर से लोग गए वो भी अपनी संस्कृति, जैसे भारतीय वहाँ गए तो उनकी संस्कृति अच्छी लगी, उनको भारतीय संस्कृति अच्छी नहीं लगी। ऐसा इसलिए है कि पूंजीवाद ने सब बना दिया क्योंकि वो उनके हित में था। यदि भारतीयों के मन में होता बाहरी होने का भाव नहीं होना चाहिए,
यानी स्वयं की संस्कृति के प्रति ही ये भाव रहता, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते, तो शायद कभी ये भोगवादी संस्कृति जो पूंजीवाद की है वो कभी ऊपर नहीं आती, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल में भोगवाद नहीं है। एक शर्ट से अपन काम चला सकते हैं, एक ड्रेस से काम चला सकते हैं, 10 ड्रेस की आवश्यकता अपने को नहीं होती है, अपनी संस्कृति में है। अगर 4 रोटी हैं, 3 लोग खाने वाले हैं, तो हो सकता है कि आधी रोटी का पेट अपना खाली रह जाए, लेकिन सामने वाले को पेट भर देंगे। भोगवादी संस्कृति नहीं है अपनी, यहाँ पर खाना जूठा छोड़ने की संस्कृति नहीं है। तो कहने का मतलब कि संस्कृति में भारी होने का भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इनका मानना है बहुसंस्कृतिवादियों का। मैंने इसको समझाया पूंजीवाद से कोरिलेट करके। बहुसांस्कृतिक समाजों की एकता और विभिन्नता की मांगों को इस प्रकार समन्वित करना चाहिए कि सांस्कृतिक एकता के बिना भी राजनीतिक एकता को प्राप्त किया जा सके। तो जब राजनीतिक एकता यानी इस तरीके से संस्कृतियों में समन्वय होना चाहिए कि राजनीतिक एकता को प्राप्त किया जा सके आसानी से, जहां नागरिकों में एक और समाज से निष्ठा का भाव होगा, वहीं दूसरी ओर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर भी पैदा होगा। सभी अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब आता है विल किमलिका के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद क्या कहते हैं, इनको भी देख लेते हैं अपन। विल किमलिका की कुछ बुक्स हैं। एक तो 95 में ये बुक आई थी, मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, और राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर 1995। ये सारी बुक्स 95 में आई हैं इनकी। इसमें प्रश्न किया जाता है, क्या सभी अल्पसंख्यक समूहों को अधिकार देना चाहिए? भिखु पारिक का कहना है यस, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि सभी संस्कृतियों को आपस में जो भाव है, दूसरी संस्कृति खराब नहीं है, ये वाला जो भाव है वो तभी आएगा जब सबको अधिकार दिए जाएंगे। यदि एक संस्कृति का आपने उत्थान किया, उसी के विकास की बात की, तो अल्पसंख्यक समूह को एक अधिकार वो संस्कृति के प्रति सौहार्द सहिष्णुता वाला भाव नहीं आएगा। क्योंकि विल किमलिका का कहना है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किमलिका 5 प्रकार के अल्पसंख्यक जातीय सांस्कृतिक समूहों को बताता है, यानी ये अल्पसंख्यकों का विभाजन करता है 5 प्रकार में। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अप्रवासी, पृथकतावादी जातीय धार्मिक समूह, विदेशी और प्रजातीय जातीय समूह। तो 5 प्रकार के अल्पसंख्यकों को बताता है विल किमलिका। इनको अपन समझते हैं। पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वे लोग हैं जो विद्यमान राज्य से जुड़ने से पहले गठित और कार्यरत थे। ये अमेरिका बना। अमेरिका में पहले से यहाँ पर अफ्रीकी अमेरिकी समूह रह रहा था। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक है उपराष्ट्रीय अल्पसंख्यक और एक है देशज। देशज में आगे जो पहले से वहाँ रह रहे हैं अफ्रीकी अमेरिकी लोग, और उपराज्य या उपराष्ट्रीय या उपराज्यीय अल्पसंख्यक में कौन आएंगे? इसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्तमान में कोई राज्य नहीं है, लेकिन कभी हो सकता था कि उनके पास में राज्य रहा हो। यह है उपराष्ट्रीय। तो वापस समझ लेना, एक बार रिवाइज कर देता हूँ वापस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक उनको कहता है विल किमलिका जो राज्य है उसमें पहले से ही गठित, आज जो अमेरिका है, आज जो राज्य है उसमें पहले से जो लोग रह रहे हैं वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को 2 प्रकारों में विभाजित करता है, एक उपराष्ट्रीय अल्पसंख्यक, दूसरे देशज अल्पसंख्यक। देशज अल्पसंख्यक वो हैं जो पहले से रह रहे थे, और उपराष्ट्रीय अल्पसंख्यक वो हैं जिनके पास में हो सकता है पहले राज्य रहा हो, लेकिन आज वे इस राज्य में रह रहे हैं जो है वर्तमान में। पहले हो सकता था कि कोई राज्य रहा हो। फिर आता है अप्रवासी। अप्रवासी समूह है जिन्होंने अपनी मातृभूमि को त्याग दिया है, जैसे भारतीय लोग दूसरे देश में जाकर के रह रहे हैं। इसके कारण आर्थिक कारण भी हो सकता है, कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी देश छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई IFS के थ्रू बाहर देश में लग गया, कोई देश उसको अच्छा लग गया, रिटायरमेंट के बाद में वहाँ पर रहने लग गया, तो अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन मूल कारण इसका ज़्यादातर देखने में आता है वो आर्थिक कारण है। ये अप्रवासी अल्पसंख्यक होते हैं।
ठीक है। तीसरा है पृथकतावादी जातीय धार्मिक समूह है। ये क्या है? कुछ छोटे अप्रवासी समूह हैं जो स्वेच्छा से राजनीतिक और नागरिक समाज से अलग रहना चाहते हैं। ये पार्टी नहीं रहना चाहते। पृथकतावादी, जैसे अपन बात करें, अपन इसमें ट्राइब्स को ले सकते हैं। भारत में जैसे टीएसपी एरियाज हैं, ये लोग क्या ऐसे समूह हैं जो अपनी इच्छा से राजनीतिक और नागरिक समाज से अलग रहते हैं। ये है पृथकतावादी जातीय धार्मिक समूह है। और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जाम्पल देखें तो एक अमीस करके एग्जाम्पल आता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, और एक है हैसिडिक यहूदी। अमीस और हैसिडिक यह यहूदी हैं, ये अपने आप को अलग कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये पृथकतावादी जाति धार्मिक समूह। तो बहुसंस्कृतिवाद ये कहता है कि इनके लिए अधिकार तो होने ही चाहिए ना। विदेशी अपन समझ ही रहते हैं, ऐसे समूह हैं जिन्हें कभी नागरिक बनने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्य धारा से वे जुड़े रहना चाहते हैं। ये विदेशी हैं जिन्हें कभी नागरिक नहीं है ये, लेकिन ये पूरा योगदान देते हैं जीडीपी में। इनमें जिसे अवैध प्रवासी बोल सकते हैं अपन इनको, या अतिथि श्रमिक बोल सकते हैं। ऐसे लोग विदेशियों की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है प्रजातीय जाति समूह है। प्रजातीय जाति समूह क्या है? हालांकि ये पुरानी टर्मिनोलॉजी हो गई है, लेकिन फिर भी विभाजित करता है कि कुछ जगह पर मिल जाएं। ये वास्तव में ये दास हैं जिन्हें जीत करके लाया जाता था या खरीद करके लाया जाता था। पहले दास कहा जाता था, दास को संपत्ति का दर्जा दे दिया गया और फिर इनको अधीनस्थ बनाया गया। अब इनको नागरिकता का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अल्पसंख्यक बताता है विल्केमलिका। ये कुछ फैक्ट्स पढ़े थे अपन ने। ये अपना बहुसंस्कृतिवाद टॉपिक था। इन नोट्स को आप उतार लीजिएगा, ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।